पुष्पेन जी, मुझे लग रहा है आपका चेहरा बहुत दिनों बाद मुझे इतना उतरा हुआ देख रहा हूँ और समझ सकता हूँ आपका चेहरा क्यों उतना उतरा हुआ है। आपकी पीड़ा को भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। पास्को एक्ट हटा दिया गया है ब्रजभूषण सिंह पे। अब आपके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। अब करेंगे तो करेंगे क्या किसान नेता? देखिए संजय जी, ये देश के लिए, महिलाओं के लिए और तमाम जो वर्किंग वुमेन हैं, जो किसी ना किसी क्षेत्र में काम करती हैं, उनके लिए आज का दिन एक काले दिवस के रूप में, और पुलिस के लिए भी, जो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए काले दिवस के रूप में, और संघ और भाजपा जो लगातार इस तरह के व्यभिचारियों को बचाते रहे हैं और अपने आप को सांस्कृतिक के सबसे बड़े रक्षक बताते हैं, भारतीय संस्कृति के, उनके लिए ये काला दिवस है। हमारा सर जो है शर्म से झुक जाना चाहिए। जो पोक्सो वाली बात पे मैं सबसे पहले आता हूं। पोक्सो में जब एफआईआर दर्ज हो गई और 161 के पुलिस के सामने, 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद हो गए। 164 के बयान जो होते हैं वो टेक्निकली मजिस्ट्रेट के सामने इसीलिए कलमबंद किए जाते हैं कि ताकि बाद में विटनेसेस को डरा के, धमका के, लालच दे के और तरीके से दबाव बना करके उस बयान को ना बदले जो कंप्लेनेंट है या जो गवाह है। इसलिए वो 164 के बयान होते हैं। यदि 164 के बयान भी बदले जा सकते हैं या बाद में दोबारा बयान 164 के हो सकते हैं, तो ये तो जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज की तारीख में खड़ा हो गया है कि भाई, जब आदमी ने कंप्लेंट कर दी, बयान दे दिया मजिस्ट्रेट के सामने, आप फिर भी उसकी गिरफ्तारी उन बयानों के आधार पर नहीं कर रहे हैं। पुलिस को लंबा समय, जिसको कहते हैं लॉन्ग रोप, दे दी गई कि जाइए, आप जैसा मर्जी है करिए, मैनिपुलेट करना है मैनिपुलेट करिए, दबाव बनाइए। इसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह की जहां तक बात है, देखिए पोक्सो और 164 और अरेस्टिंग का जो फार्मूला है, मेरी एक मजिस्ट्रेट साहब पूर्व में रहे, उनसे भी आज मैं बात कर रहा था और एक सीनियर वकीलों से भी मैंने बात की। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई 3-4 स्थितियों में अरेस्टिंग हर हालत में होनी चाहिए। एक व्यक्ति इतनी पावरफुल पोजीशन में हो कि वो बयानों को बदलवा सके, गवाहों पे दबाव डाल सके, कोई उसका बैकग्राउंड क्या है, बाहुबली है। तीसरा, अगर वो पावर ऑफ पोजीशन में है, यानी कि बयान ना बदलने की सूरत में आपके करियर को बर्बाद कर सके, या ऐसी है तो वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, क्या वो धनवान है, बलशाली है और आप निर्धन है उसके सामने। तो ये 4-5 ऐसी कंडीशंस हैं जिसके आधार पर जो है तत्काल उसकी गिरफ्तारी करके इन्वेस्टिगेशन होती है सामान्यतः। लेकिन इन्होंने जो मजाक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरे सिस्टम ने बनाया, यानी कि पुलिस ने भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, गृह मंत्रालय भी शामिल है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी शामिल है और WFI भी शामिल है, जो रेसलिंग फेडरेशन है, या खेल मंत्री शामिल है, महिला विकास मंत्री शामिल है। इन्होंने सबने मिलकर, महिला विकास मंत्री आज तक नहीं बोली, जबकि उनका काम है इस विषय में बोलना। और जो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो जब वहां गई थी स्वाति मालीवाल, किस तरीके से उनको उठा करके बाहर फेंकने का काम किया। तो ये तो एक तरीके से सारे सिस्टम ने दिन दहाड़े जो है महिलाओं की असमत लूटने के बाद दोबारा से उनकी असमत लूटने का काम किया है। इसमें कहीं ना कहीं जो है सिस्टम इतना लाचार, इतने बाहुबली के सामने नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इस देश में ना लोकतंत्र है, ना संविधान है, ना कानून है, ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना सरकार है। केवल जो है इस तरह के व्यभिचारियों को बचाने का काम भाजपा और जो है संघ मिलके कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्म आई थी कि नो वन किल्ड जैसिका, जब जैसिका के हत्यारों को और उनको आरोपियों को छोड़ दिया गया था और इस देश में पूरा जो है एक माहौल बना था। लगता है वैसी कोई स्थिति बन गई है कि लड़की मर गई और ये भी पता नहीं लग रहा है किसी ने उसको मारा भी नहीं। तो ये इस तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंत में, इससे आगे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर सामान्य व्यक्ति को या सोसाइटी को यह लगने लगता है कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या तो सरकार को बदलती है या फिर हिंसा होने की संभावना भी बनती है, क्योंकि अपने हाथ में लोग कानून को लेना शुरू कर देंगे यदि उन्हें पता है कि कानून किसी हालत में भी आपके साथ न्याय नहीं करेगा। जी, ये जो है, आप कानून को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं पुष्पेन जी। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। आप हिंसा को भड़काने की बात कर रहे हैं। ये खराब बात है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं, मैं कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कानून जब आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, तभी तो लोग कानून के खिलाफ और देश के खिलाफ, या देश के खिलाफ नहीं, इन सरकारों के खिलाफ बागी हो जाते हैं।
कि भाई आपके साथ न्याय नहीं हुआ। ये तमाम जो डकैत बने थे ज्यादातर, या फूलन देवी डकैत क्यों बनी थी? इसलिए बनी थी, उसने अपने हाथ में लेकर के और एक ही लाइन में खड़े होकर के और न्याय कर दिया एक साथ, और वो सिस्टम उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। स्थिति इस देश में ये हो गई है कि जो मर्जी जो कुछ कर दे, उसका कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में कानून तो लग रहा है कि बाहुबलियों के बिस्तर पे सो रहा है। ये शब्द और टर्म जो है उनको लग रहा है कि खराब लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने असमत जो है आज महिलाओं की नहीं लूटी, आज उन्होंने कानून की असमत भी लूट ली है। और ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक किसी भी देश के लिए होती है कि जब सामान्य आदमी का विश्वास कानून से, न्याय तंत्र से उठ जाए, उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचता। या तो वो चुपचाप बैठ जाए, सरेंडर कर दे, या फिर वो विद्रोही हो जाए, बागी बन जाए, या वो हिंसा पे उतारू हो जाए। तो इसमें से कोई ना कोई चीज क्या होगी इस केस में, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत ही काला दिवस आज के तारीख में हमारे लोकतंत्र के लिए है। पुष्पेन जी, जो बात आप कह रहे थे, आज केपी मलिक जी भी बहुत भावुक भरे हृदय से कह रहे हैं कि जाट समुदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सौदा किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के मान सम्मान को गिरवी रखा, बात करी सरकार से बिना किसी को विश्वास में लिए हुए। तो अब पुष्पेन जी, क्या लग रहा है, ये खाप पंचायत, ये किसानों के नेता, ये किसानों का मूवमेंट खत्म हो गया, या अब ये लड़ाई और बढ़ेगी आगे? देखिए संजय जी, काफी हद तक जो केपी मलिक जी ने बात कही है वो बिल्कुल तर्क संगत और अच्छी बातें कही हैं उन्होंने। और इसमें इनकी इज्जत और असमत के साथ लूटने के बाद आज की तारीख में कानून की असमत भी लूटी, सिस्टम की असमत भी लूटी, और एक चीज और हुई है, ये हुई है कि साहब ये नाटक था, राजनीति से प्रेरित था, देखो इनका नकाब उतर गया। अब ये नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पे चलाया जाएगा, यानी कि आपने अपना सर को कुछ न्यौछावर कर दिया, आपका करियर तबाह बर्बाद हो गया। 6 महीने की ट्रेनिंग यदि ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों की छूट जाए, उसके बाद उनकी कोई संभावना दोबारा से कैचअप करने की नहीं होती है। और अभी तो ये मानसिक इतना बड़ा इनको आघात आज लगा है कि ये कितने दिनों बाद इससे उभरेंगे। निश्चित रूप से गवाहों को तोड़ने का अन्य काम आगे भी होता रहेगा, क्योंकि अभी केवल चार्जशीट की पोजीशन आई है, कोई सजा और वो वाली बात तो हुई नहीं है। आगे गवाह भी तोड़े जाएंगे, बिकेंगे, विड्रॉ होगा, सारे काम इसमें किए जाएंगे। देखिए, जहां तक समाज का, खाप पंचायतों का, या जो भी इनके समर्थक हैं, किसान नेता हैं, अन्य हैं, पहलवान हैं, या हमारा सारा समाज है, महिला संगठन है, जिन्होंने कल भी एक मीटिंग हुई है महिलाओं की यहाँ पर जो है दिल्ली में, इनके सामने दो तीन ऑप्शन अब बचते हैं। नंबर एक, जहां तक जयचंदों की बात है, जयचंद हर समाज में है, हर रूप में है, हर स्थान पे है। कुछ जयचंद आपने स्वयं अपने वोटों के बलबूते पर वहां पर संसद में भेजे हैं। एक तो उन जयचंदों का गिरेबान पकड़ना, गिरेबान का मतलब है राजनीतिक रूप से, समय आ गया है। उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं बोले, आपने प्रश्न क्यों नहीं उठाया, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, आपने दबाव क्यों नहीं बनाया। आपके मंत्रिमंडल में ही टैनी जैसा बैठा रहा आपकी बगल में, और आप मंत्रिमंडल में, उसी मंत्रिमंडल में क्यों बैठे रहे। आपके उन्हीं बेंचों पे संसद में जो वो व्यभिचारी प्रभूषण बैठा रहा, और आप यहाँ संसद के उद्घाटन में जो है वहां पे भाग लेते रहे। आप वहां से क्यों नहीं हटे, या आपने कोई बात क्यों नहीं कही, या मीडिया में बयान क्यों नहीं दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी, पूछी जानी चाहिए, पहला। दूसरा, और इनको आगे मैं तो ये भी कहूंगा कि आगे आने वाले समय में जितने भी जयचंद हैं, जितने भी विशेषकर हमारे समाज के लोग हैं जो हमारी वोटों के बलबूते पर संसद में पहुंचे हैं, ऐसा प्रण यदि कर सकते हो, यदि दम है, यदि निर्णय लेने की क्षमता है समाज के लोगों, तो इन्हें जो है घर बिठाने का काम कर दो। ये जीवन में कभी संसद का मुंह ना देख पाए, ऐसा निर्णय ले लेना, अगर दम है तो। और बेइज्जती करानी है तो ऐसे ही कराते रहो, कोई बात नहीं। दूसरा, यदि भाजपा की बात करें, सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार का भी संरक्षण था। हमारे वाले लोग तो चलो मान लेते हैं भाई 20 होंगे, 22 होंगे सांसद, लेकिन और लोग भी तो यहाँ बैठे हैं, और सारा समाज भी तो यहाँ बैठा है। यानी कि यदि भाजपा और संघ के द्वारा ऐसे व्यभिचारियों को बचाने का काम किया जा रहा है, सरकार उनका संरक्षण कर रही है, तो इस सरकार को बदलें। ये जिम्मेदारी सारे देश के नागरिकों की है। यदि दोनों ही ये काम नहीं होते हैं, तो फिर न्याय जो है कहीं ना कहीं फूलन देवी स्टाइल में न्याय कोई ना कोई करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो बागी होने का समय आ गया। अब मुझे लगता नहीं है कि इस समाज से कोई आशा है कि आप ही के साथ व्यभिचार हो, आप ही की बेइज्जती हो, आप ही का करियर बर्बाद हो, और आप ही को जो है मार पीट करके भगा दिया जाए।
और आप ही को एक तरीके से आज कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि साहब आपने नाटक किया था, आपने राजनीति की थी, आप तो अध्यक्ष बनना चाहते थे, आप ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे संत और देवता को हटाना चाहते थे। जब ऐसी स्थिति आ गई है, या चौथा ऑप्शन ये है कि ऐसी बेइज्जती कराते रहो, या अपनी लड़कियों को वहां भेजना बंद कर दो, अपनी लड़कियों को बंद कर दो। ऐसे व्यभिचारी क्या खेलों में ही है क्या? अस्पतालों में नहीं बैठे क्या? टीचर इंस्टीट्यूशंस में नहीं बैठे? स्कूलों में कॉलेजों में नहीं बैठे? या तो वहां भेजना बंद कर दो, आधी आबादी को अंदर तालिबान की स्टाइल में आप भेज दो। इस देश ने अपनी महिलाओं का आज तालिबानीकरण करने का पहला स्टेप ले लिया है कि साहब आपके साथ व्यभिचार होगा, ना सोसाइटी खड़ी होगी, ना पुलिस खड़ी होगा, ना सिस्टम खड़ा होगा, सरकार, गृह मंत्री, न्यायालय, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। आप अपने बलबूते पे दम है तो बच्चियों को पढ़ा लो, आगे बढ़ा दो, नौकरी पे भेज दो। दम नहीं है तो उस चीज को या तो सहन कर लो सर झुका के, या अपने घर बैठ जाओ। ऐसी स्थिति इस देश में मुझे अब लग रही है। पहली बात तो ये कि मैं, माफ कीजिएगा पुष्पेन जी, मैं फूलन देवी वाले निर्णय से सहमत नहीं हूँ। इस देश के कानून के प्रति मेरी पूरी आस्था है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम बताता हूँ। सतपाल मलिक जी बुजुर्ग हैं, चल नहीं पाते हैं, पैर उनके बहुत प्रॉपर काम नहीं करते हैं, तब भी वो खिलाड़ियों के पास पहुंचे। एक पूर्व गवर्नर है जो अपने मुद्दों पे, अपने सिद्धांत पे, अपनी नैतिकता पे लड़ाई लड़ रहा है। हम इस देश में कितने राज्यपालों के नाम जानते हैं, राजभवन किस तरह के किन किन चीजों के अड्डा बन गए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। राजभवन पैसा कमाने के, तमाम राजभवन ऐसे हैं जिन पे पैसा कमाने के आरोप लगते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुलपति की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर बड़े गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन सतपाल मलिक जैसा इंसान जो इन खिलाड़ियों के साथ था, जो उन किसानों के साथ था, उस पर आप ही के इलाके के, आप ही की जाति के, क्षमा कीजिएगा मैं जाति शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जातियों के पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन आप ही के जाति के मंत्री संजीव बालियान ने सतपाल मलिक जी पर बहुत खराब कमेंट किए। तो पुष्पेन जी, आप ही लोगों ने तो चुना है संजीव बालियान को, तो आपने, आपके नेता ने सतपाल मलिक, वो भी उसी जाति के, उन पे इतना हल्का कमेंट किया, इतना खराब कमेंट किया। मुझे सुन के दुख लगा। आप लोगों को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो कमेंट किया कि भाई जब उनसे पूछा गया, किसी पत्रकार ने संजीव बालियान से पूछा कि भाई ये पुलवामा वाले मामले में जो बयान राज्यपाल जी सतपाल मलिक जी ने कहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो? जो व्यक्ति पद पे रहते हुए नहीं बोला, जो व्यक्ति पद पे रहते हुए नहीं बोले, ये शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया, पद पे रहते हुए नहीं बोला, जो व्यक्ति इमरजेंसी के टाइम पर विपक्ष को छोड़ करके इंदिरा गांधी के साथ शामिल हो गया, जिस व्यक्ति ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, सारी पार्टियों में वो रहा, वो व्यक्ति के बारे में मेरे से बात कर रहे हो? ऐसे कमेंट जो है एक जूनियर मंत्री के द्वारा दिए जाने, जूनियर हमारे समाज के व्यक्ति के द्वारा दिए जाने। अरे भाई आपको मैं बता दूं, सन 71 या 72 का, 70 के आसपास का जन्म है इनका, संजीव बालियान का, और 68-69 में जो है मेरठ इसमें यूनिवर्सिटी में जो है ये प्रेसिडेंट बन गए थे सतपाल मलिक जी। उस वक्त जो 72, 73, 74 में एमएलए बन गए थे। चौधरी चरण सिंह जी के ये राइट हैंड रहे। तो इस तरह के सीनियर नेता, और आज भी पद पे रहते हुए वो बोले हैं, सब लोगों ने उनको कवर किया है, लगातार किसानों की बात उठाई, महिला पहलवानों की बात उठाई, उससे पहले जो है ये पुलवामा वाला मुद्दा उन्होंने पद पे रहते ही हुए ही उठाया, और अपना इस्तीफा जेब में लेके चलने वाले व्यक्ति हैं कि मैंने बात उठा दी, अगर इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा 2 मिनट में दे दूंगा। ऐसे व्यक्ति के प्रति इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और संजीव बालियान जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, 4 मैं ऐसे ओकेजन आपको बता दूंगा जो बिल्कुल सार्वजनिक हैं, सबको पता है, जिसमें जा करके उन्होंने, अब हमें लग रहा है कि समाज का सौदा कर लिया। 2015 में जब जाटों का आरक्षण खारिज हुआ, इन्होंने मीटिंग बुलाई मेरठ में, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, कहा कि साहब हम जाटों को आरक्षण दिलाएंगे। उसके 5-7 दिन बाद एक अरेंज किया वहां पर मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ, काफी प्रमुख लोग वहां जाकर के इन्होंने मिलवाए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वायदा किया कि मैंने जाटों का नमक खाया है, और मैं हरियाणा का प्रभारी था, मैं आप लोगों के घरों में रहता था, रोटी खाता था, नमक खाया, मैं आपको आरक्षण दूंगा। आरक्षण नहीं हुआ। उसके बाद 2017 में यूपी के चुनाव से पहले फिर ये इन्होंने जाटों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के अमित शाह के यहाँ मिलवाया। उन्होंने कहा हम आपकी सारी बात मानेंगे और सब काम कर देंगे और आरक्षण दे देंगे, आप हमारा साथ दो। फिर कुछ नहीं हुआ। 19 के चुनाव, जो आम चुनाव है, देश का चुनाव होता, उससे पहले यही काम ड्रामा किया। उससे पहले इसके बाद 2022 के चुनाव से पहले एक बार ड्रामा इसी तरह का किया।
तो ये इस तरीके से आंखों में धूल झोंकने का, बार बार समाज को बेचने का, ऐसे टर्म में इस्तेमाल नहीं करता, अपनी राजनीतिक रसूख बढ़ाने के लिए, अपने नंबर अपने आकाओं की नजरों में बढ़ाने के लिए चार चार बार समाज को बेच चुके हैं। और लगातार समाज की, जब भी जाट आरक्षण की बात हो नहीं बोले, पहलवानों की बात हो नहीं बोले, अग्निवीर हटाया गया नहीं बोले, किसानों पे अत्याचार हुए, 700 किसान मर गए, आंदोलन चलता रहा, वो नहीं बोले, एमएसपी की लीगल गारंटी आज तक नहीं मिली, नहीं बोले। तो ऐसे फ्यूज बल्ब, अरे भाई कम से कम चौधरी अजीत सिंह जिनको इन्होंने हराया, कम से कम कुछ रोशनी तो वो देते ही होंगे। उनको हटा करके इस फ्यूज बल्ब को लगा करके समाज ने क्या हासिल किया? ये बल्ब जब फ्यूज हो गया, तो जैसे घर में आप फ्यूज बल्ब को बदल देते हो, इस बल्ब को बदल दो। जैसे ही ये बदले जाएंगे और बाकी फ्यूज बल्ब जो है उनको भी याद आएगा, या तो जलना पड़ेगा या फिर जो है बदलना पड़ेगा। तो ये समाज को सोचना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति जो नहीं बोल रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। और आज जब उसका पोक्सो हटा है, आज भी एक मौका है, आज भी एक मौका है सही के को सही कहने का और न्याय को न्याय कहने का और सही के साथ खड़े होने का। जितने भी हमारे समाज के एमपी हैं, यदि वो कल कोई 20-22 दे करके अपना इस्तीफा दे दें, जनता उन्हें दोबारा सांसद बना देगी। लेकिन जो है अगर आज वो खड़े नहीं हुए तो जीवन में कभी संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे। टिकट तो ले आओगे, भाजपा आपका प्रचार भी कर देगी, आपके ऊपर पैसा भी खर्च कर देगी, लेकिन आपको संसद नहीं भेज पाएगी, नहीं भेज पाएगी, नहीं भेज पाएगी, क्योंकि संसद हम लोग जनता वोट दे के आपको भेजते हैं। तो मेरी चेतावनी है, या तो सुधर जाओ, बोलो जिस काम के लिए आपको वहां चुना है। और यदि बोलना नहीं जानते हो, आपके मुंह में दही जमी हुई है, आपके पास जुबान नहीं है, तो आप वहां से कृपया करके इस्तीफा दे करके आ जाइए। बहुत और लोग हैं जो बोल सकते हैं इस सत्ता के खिलाफ। वो जो है प्रेरणा लेकर के गवर्नर साहब, जो पूर्व राज्यपाल हमारे सतपाल मलिक जी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के बतेरे नए लोग हैं वो आगे आए और इनके स्थान पर बैठे और बोलें। जब तक समाज का आदमी नहीं बोलेगा, जब तक न्याय बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब समाज को न्याय पहले इनसे शुरुआत करनी चाहिए। एक भी व्यक्ति जो हमारे समाज का है संसद ना पहुंच जाए, जो जो इस मामले पर नहीं बोल रहा है। और अगर फिर भी आप संसद में उनको पहुंचाते हो समाज के लोगों, तो फिर आपसे जो है कोई उम्मीद इस देश को नहीं है। फिर ये कहना बंद कर दो, हम देश बंद कर देंगे, हम उसको देख लेंगे, हम उसको देख लेंगे, ये डींगे हाँकना बिल्कुल बंद करो।